Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about One Nation, One Election. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन या वन इलेक्शन का, इसी को हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही बाकी तमाम स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन कराए जाएं। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि एक ही साथ हम इलेक्शन हो 5 साल में एक बार और हम इलेक्शन बूथ पे जाएं और वहां पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने एमपी के लिए वोट करें, एट द सेम टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोट कर दें और फिर 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाएं। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट या साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था टिल 1967। पहली बार हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद इलेक्शंस हुए 1952 में, फिर 57 में, फिर 62 में एंड देन 67 में। तो तब तक तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस कॉन्सेप्ट फॉलो हो ही रहा था। लेकिन फिर 1968 में और 1969 में, इन 2 साल में कई सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्री मच्योर तरीके से डिसॉल्व हुए। सरकारें 5 साल का टर्म पूरा करने से पहले ही गिर गई और फिर वहां पे फ्रेश इलेक्शंस हुए और इस तरीके से ये जो 5 साल का साइकिल था वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में टूट गया। विथ टाइम लोकसभा के इलेक्शंस भी जो 5-5 साल पे होते रहे वो भी ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ प्री मच्योर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। और ऐसा करते करते धीरे धीरे ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था हमारे देश में वो ब्रेक हो गया। अब अलग अलग स्टेट्स अलग अलग वक्त पे उनका इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है। सो दिस इज हाउ होता क्या है कि हमारा देश हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहता है। 2 4 5 6 महीने पहले कहीं इलेक्शन, फिर 2 4 5 6 महीने बाद कहीं और इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शंस 5 साल पे होते हैं इन जनरल, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते ही रहते हैं। तो इसी कारण से प्रपोज किया गया है कि एक साथ इलेक्शंस कराए जाए क्योंकि साइकिल ब्रेक हो चुका है। तो पहले जरा देख लेते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या दिक्कत है, अलग अलग साइकिल्स में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उससे क्या समस्याएं होती। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने का, क्योंकि हर 5-6 महीनों पे इलेक्शन कमीशन को पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अभी आप ही सोचिए, अगर आप हमारे असम के अंदर इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी आसान होगा, तो कॉस्ट कम होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ता है सिक्योरिटी इंश्योर कराने के लिए, तो वो कॉस्ट भी कम होगा क्योंकि दोनों इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे। वोटर टर्नआउट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी हर कुछ दिनों पे इलेक्शन होता है तो लोगों का इंथुजियाज्म कम हो जाता है कि यार वोट हर 6 महीने पे तो इलेक्शन ही हो रहा है कुछ ना कुछ। तो 5 साल पे एक बार होगा तो इंथुजियाज्म भी हाई होगा और वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा एंड फोकस ऑन गवर्नेंस विल बी हाई। होता क्या है कि हर 6-8 महीने पे कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते हैं, तो भारत सरकार, अभी भारत सरकार में भी जिस पार्टी की सरकार है उसको स्टेट लेवल पे भी तो चिंता है अपनी सरकार बनाने की। तो फिर भारत सरकार, हमारे कई दफा आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन में भी कैंपेनिंग के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस पे तो असर कर ही रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को भी, चूंकि ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नो डाउट, बट एट द सेम टाइम ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज ओन पार्टी, इट्स ओन आइडियोलॉजी ऑल्सो। जब इलेक्शन होता है तो फिर कैंपेनिंग के लिए जाना होता है, तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो गवर्नेंस पे पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग पे पड़ेगा। उसके अलावा जब भी कहीं भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन वहां पे इंप्लीमेंट कर देती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हिंदी में कहते हैं इसको आचार संहिता। सरल भाषा में कहें तो क्या करा जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है बाय डिफरेंट candidates who are contesting election, different political parties who are into the election plus the government। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद कोई भी नया स्कीम सरकार अनाउंस नहीं कर सकती। तो आप सोचिए कि अक्सर देश के अंदर इलेक्शन का माहौल रहता है
और अलग अलग जगहों पे बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा, तो नए नए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने पे तो दिक्कत आएगी और इस तरीके से ओवरऑल गुड गवर्नेंस पे असर पड़ेगा. So these are some problems because of different cycles of elections, and that is why there has been suggestions from different corners to conduct simultaneous election or bring the concept of one nation one election. अलग अलग जगहों से इस तरह के recommendations आए. For example, the first such recommendations came from Election Commission's annual report in 1983. Then Law Commission gave similar recommendation in 1999. Parliamentary Standing Committee of 2015 suggested for one nation, one election. Then Niti Aayog in its working paper suggested in 2017 for one nation, one election. तो इतने सारे जगहों से सजेशंस आ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में. सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि देखिए, नेशनल इश्यूज अलग होते हैं और लोकल इश्यूज या स्टेट लेवल के इश्यूज अलग होते हैं. जैसे हमारे स्टेट असम के अंदर हमारी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के उतना फास्ट पेस नहीं है, कनेक्टिविटी को लेकर के हमारी खुद की प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के. नेशनल इश्यूज अलग है. नेशनल इश्यूज जैसे कि सिक्योरिटी का इशू, टेररिज्म का इशू, तो दो इश्यूज मिक्स हो सकते हैं. सो एक साथ इलेक्शन होने पे होगा क्या कि हम जब अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोट करेंगे तब भी वी माइट गेट कैरिड अवे विद द नेशनल एजेंडा. हो सकता है कि कोई लोकल कैंडिडेट ज्यादा अच्छा हो, लेकिन जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उसकी पार्टी नेशनल लेवल पे उतना अच्छा ना कर रही हो, उसकी उतनी अच्छी आइडियोलॉजी ना हो. बट व्हेन द टू आइडियाज विल गेट मिक्स्ड, नेशनल एंड स्टेट इश्यूज विल गेट मिक्स्ड, then in general we will get driven by the national issues and we will vote in the similar line. तो इससे क्या होगा कि लोकल इश्यूज नेग्लेक्ट होंगे. जो भी कैंडिडेट्स को फील्ड किया जाएगा दे विल ओनली टॉक अबाउट नेशनल इश्यूज एंड लोकल इश्यूज, लोकल प्रॉब्लम्स कितने सारे हैं. जैसे गुवाहाटी में अगर प्रॉब्लम है तो विल टॉक अबाउट वाटर, वी विल टॉक अबाउट सीवर लाइन, वी विल टॉक अबाउट रोड कंजेशन. अपने कैंडिडेट से हम बात करेंगे कि आप जीतोगे तो ये सब कराओगे कि नहीं. और अगर दोनों इलेक्शन साथ होंगे तो यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स भी, लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट्स भी बात कर रहे होंगे कि टेररिज्म को लेकर के हमारी सरकार क्या प्लान कर रही है नेशनल लेवल पे. सो दीज टू आइडियाज माइट गेट मिक्स्ड. उसके अलावा हर कुछ दिनों पे इलेक्शंस का माहौल रहता है, तो कम से कम इसी बहाने कुछ लोगों का मानना है कि सरकार अकाउंटेबल तो रहती है, इट रिमेन्स ऑन इट्स टोज, कि भाई जनता का मूड कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, राइट. अदरवाइज होगा क्या, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक बार इलेक्शन हो गया तो 5 साल तक सरकारें बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगी और गवर्नेंस पे उसका निगेटिव असर पड़ सकता है. उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही इम्प्रैक्टिकल है. रीजन बीइंग कि एक बार वापस से अगर हमने साइकिल ला भी दिया, एक साथ इलेक्शन कराने भी लगे, तो फिर से कोई ना कोई लेजिस्लेटिव बॉडी प्रीमैच्योर तरीके से डिसॉल्व होगी, चाहे स्टेट लेवल पे या यूनियन लेवल पे, और फिर साइकिल टूट जाएगा. जैसे 1952 में हमने एक साथ साइकिल शुरू किया, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द साइकिल गॉट ब्रोक अवे. सो इवन इफ यू स्टार्ट विद द साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉन्सेप्ट नाउ, द साइकिल में ब्रेक अगेन इन फ्यूचर. बट अब जो भी हो, भारत सरकार ने इस डायरेक्शन में कंक्रीट स्टेप लिया है. उन्होंने एक कमिटी बनाई है अंडर और फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी. तो एक कमेटी होगी जो अब स्टडी करेगी कि क्या इंडिया के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं, और अगर करना है तो उसको कैसे किया जा सकता है. तो ये कमेटी बनाई गई है, दैट्स अ मेजर स्टेप. वो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट को हेड बनाते हुए. ऐसा इन जनरल देखा नहीं जाता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को आप किसी कमेटी का हेड बनाते हैं. तो फॉर्मर प्रेसिडेंट को अगर हेड बनाया मतलब मैटर इज सीरियस, और इस पे जो भी आउटकम आएगा उस पे हो सकता है सरकार फैसले ले. तो 5 महीने बाद लगभग, और 2-3 महीने बाद, आई एम सो सॉरी, नवंबर दिसंबर में ही 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हैं. हो सकता है कि वो इलेक्शंस टल जाएं, हो सकता है कि लोकसभा का इलेक्शन थोड़ा सा एडवांस करा दिया जाए और इन इलेक्शंस 5 स्टेट्स के इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शंस के साथ कराए जाएं. देखना होगा ये कमेटी अपना क्या रिकमेंडेशन देती है. वंस द रिकमेंडेशन इज आउट, वी विल डिस्कस अगेन इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस. लेकिन जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज की बात कर रहे थे कि अगर हमने साइकिल एक साथ वापस से शुरू भी कर दिया साइमल्टेनियस इलेक्शन का, तो साइकिल फिर से टूट सकता है. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि बीच में ही कोई सरकार गिर गई तो फिर लेजिस्लेटिव बॉडी को डिसॉल्व करना पड़ जाता है. क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट वैसे तो सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, बट आर्टिकल 75 टॉक्स अबाउट
collective responsibility of the Council of Ministers in front of the Lok Sabha. And similarly, there is a provision at the state level where the Council of Ministers are collectively responsible to the respective legislative assembly. ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जब भारत सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। तो मुद्दा यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, फिर वापस इलेक्शन होते हैं तो साइकिल टूट जाता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट जब तक हमारे देश के अंदर है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है, तब तक साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो फीजिबल नहीं लगता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, कई सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पे कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है इस तरीके का कुछ, नो कॉन्फिडेंस मोशन विथ कंस्ट्रक्टिव वोट। नो कॉन्फिडेंस मोशन विथ कंस्ट्रक्टिव वोट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि ये सरकार है और ये ऑपोजिशन साइड है, और ऑपोजिशन साइड ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कि भाई आपके पास मेजॉरिटी नहीं है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो सरकार को प्रूव करना होगा कि इनके पास मेजॉरिटी है। एट द सेम टाइम अगर सरकार प्रूफ नहीं कर पाती है कि इनके पास मेजॉरिटी है, तो फिर ऑपोजिशन को प्रूव करना होगा कि उनके पास मेजॉरिटी है और वो सरकार बना सकते हैं। हमारे देश में कैसा है, ऑपोजिशन को खाली ये साबित कर देना है कि भाई आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप रिजाइन करो, और उसके बाद सरकार गिर जाती है, असेंबली डिसॉल्व हो जाता है, न्यू इलेक्शंस होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कहता है कि ऑपोजिशन पार्टी को यह साबित करना होगा कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, एट द सेम टाइम दे एंजॉय मेजॉरिटी। ये दो चीजें एक साथ होंगी, देन इट विल बी नोन एज कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड देन होगा क्या कि सरकार रिजाइन करेगी, ऑपोजिशन पार्टी तुरंत सरकार बना देगी विदाउट डिसॉल्विंग द हाउस। इस कारण से जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है वो बचा रहेगा, क्योंकि हाउस प्री मैच्योर तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, तो जो साइकिल है 5 साल का वो बना रहेगा। तो जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, तब तक साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट या वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अपीयर्स इम्प्रैक्टिकल। बट इफ वी समहाउ, उसके लिए ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन विद कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, विच इज फॉलोड इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्पेन, हंगरी, इजराइल। तो यहाँ पे फॉलो होता है। अगर ऐसा हम ला देते हैं अपने देश में, देन परहैप्स वी विल बी एबल टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसी टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। जो भी आइडियाज मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो लगभग 200 वर्ड्स में 15 मार्क करके भी आप इसका आंसर अटेम्प्ट करें। अच्छा, आज बोर्ड वर्क मैंने यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया। आई विल बी एडिंग द बोर्ड वर्क व्हेन आई गिव द ओवरऑल पीडीएफ। यहाँ पे मैंने इस पीपीटी में बोर्ड वर्क ऐड नहीं किया है, बट ओवरऑल जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो वहां पे बोर्ड वर्क इंक्लूडेड होगा। ठीक है जी, लेट अस टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट लीगो इंडिया। So this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। तो लीगो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। देखिए, ग्रेविटेशनल वेव्स वैसे ही काफी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, एंड आई मस्ट एक्नॉलेज कि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में मुझे भी कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता है। ग्रेविटेशनल वेव्स, हाउ दे आर डिफाइंड? दे आर डिफाइंड एज रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस और टाइम के अंदर एक रिपल, इस तरीके का वेव क्रिएट होना। पूरे हमारा यूनिवर्स एक स्पेस है और टाइम, ये दो डायमेंशंस में इस तरह का रिपल्स या वेव को क्रिएट होने को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। एंड दे आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हाईली वॉयलेंट या एनर्जेटिक प्रोसेसेस, जैसे कि ब्लैक होल का मर्जर होना, न्यूट्रॉन स्टार्स का मर्जर होना। इस कारण से ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होते हैं पूरे दुनिया भर में। और ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं, दे आर लाइक एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे हैव ए स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो है लाइट के स्पीड के बराबर होता है, तो सिमिलरली ग्रेविटेशनल वेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो दे आर हैविंग स्पीड ऑफ लाइट। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पहली बार प्रेडिक्ट कर दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इन ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1916। उन्होंने कह दिया था कि ऐसी कोई चीज होती है ग्रेविटेशनल वेव जैसी, लेकिन इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया इन 2015 बाय ए डिटेक्टर जिसका नाम है लीगो। तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी फुल फॉर्म होगा लीगो का, शॉर्ट में इसको कहा जाता है लीगो। इसको पहली बार
आइंस्टाइन साहब के प्रेडिक्ट करने के लगभग 100 साल बाद इसको डिटेक्ट किया गया। तो लीगो, ये जो लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है, इसको यूएस के दो जगहों पे इस्टेब्लिश किया गया है। एक हैनफोर्ड ऑब्जर्वेटरी और दूसरा लिविंगस्टन ऑब्जर्वेटरी। ये दो ऑब्जर्वेटरीज हैं लीगो के, जो ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनको रन करने वाली जो सेंटर्स हैं वो हैं एमआईटी एंड काल्टेक यूनिवर्सिटी। तो एमआईटी और काल्टेक यूनिवर्सिटी ये दो ऑब्जर्वेटरीज को रन करती हैं, जहां पे वो ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करती हैं। तो दुनिया भर में जब भी इस तरह के रिपल्स क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ सम वायलेंट प्रोसेसेस, तो दीज लीगोज आर एबल टू डिटेक्ट इट, एस्टैब्लिश्ड बाय एमआईटी एंड काल्टेक यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशनल वेव्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सम एनर्जेटिक प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द कॉस्मोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, मर्जर ऑफ टू न्यूट्रॉन स्टार्स या मर्जर ऑफ टू बिग ब्लैक होल्स। न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स हो, दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल। अभी न्यूज क्या है कि इंडिया के अंदर भी एक इस तरीके का ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लगाया जा रहा है, जिसको कहा जाएगा लीगो इंडिया। और इंडिया के अंदर ये जो लीगो ऑब्जर्वेटरी लगाया जा रहा है, जिसको कहा जाएगा लीगो इंडिया, उसके लिए जो प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है उसका नाम है इंडिगो प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट तो 2016 में ही अप्रूव कर दिया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, लेकिन फाइनली भारत सरकार ने इसको बजटरी एलोकेशन और फाइनल अप्रूवल दिया है इसी साल 2023 में। और इसमें लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको लाया जा रहा है इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे कहीं पे। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, एल शेप स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ होगा। इसमें ये जो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में ये जो लीगो ऑब्जर्वेटरी लाया जा रहा है इंडिया का, इसमें ये एल शेप स्ट्रक्चर होगा। ये जो विड्थ लेंथ आप देख रहे हैं, ये 4 किलोमीटर की लेंथ होगी, 2 लंबी टनल। इस पूरे प्रोसेस में इंटरफेरोमीटर प्रोसेस को यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। कैसे होगा ये जरा समझिए। इंटेरोफेरोमीटर प्रोसेस होता क्या है? इनफैक्ट इन दोनों ऑब्जर्वेटरी में भी इंटेरोफेरोमीटर ही प्रोसेस को यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है लेजर इंटेरोफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। इंटेरोफेरोमीटर क्या है? देखिए, यहां से लाइट भेजी जाएगी, लेजर लाइट भेजी जाएगी दोनों डायरेक्शन में एक ही साथ, बिल्कुल दोनों डायरेक्शन में लेजर लाइट भेजी जाएगी बिल्कुल एक साथ, ठीक है। और ये लाइट यहां जाकर के इस मिरर पे टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के आएंगे, और यहां से ये लाइट जो है यहां जाकर के इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। अगर मान लीजिए यूनिवर्स में कभी भी कोई दो ब्लैक होल मर्ज होंगे, तो इस ब्लैक होल मर्जर के कारण ग्रेविटेशनल वेव्स बनेंगे। अब ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स बनेंगे, उसमें ऐसा होगा कि एक ग्रेविटेशनल वेव जब मान लीजिए कि यहां से पास हो रहा होगा, उसका मान लीजिए कि क्रेस्ट वाला साइड है। वेव कैसा होता है? क्रेस्ट अपर साइड, ट्रफ मतलब लोअर साइड, ऐसे ही तो वेव चलता है, राइट। तो यहाँ पे क्रेस्ट वाला साइड होगा। तो क्रेस्ट वाला साइड जो है वेव का, वो इंटरफेयर करेगा विद दिस लाइट, फाइन। जबकि दूसरे तरफ इस तरफ मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहे हैं, तो उसका ट्रफ वाला साइड होगा। इस तरह की अरेंजमेंट की गई है कि ग्रेविटेशनल वेव जब क्रिएट होंगे तो एक तरफ क्रेस्ट साइड हो तो दूसरी तरफ ट्रफ साइड हो। तो दोनों तरह की लाइट, एक लाइट यहां से ऐसे भेजी गई है लेजर लाइट, दूसरी लाइट यहां से ऐसे भेजी गई है, वो रिटर्न हो रहे हैं। और यहाँ पे ट्रफ वाला साइड ऑफ ग्रेविटेशनल वेव से इंटरफेरेंस होगा इस लाइट का, और यहाँ पे क्रेस्ट वाला साइड से इंटरफेरेंस होगा इस लाइट का। इस कारण से इन दोनों ही लाइट को लौट करके आने में अलग अलग वक्त लगेगा, क्योंकि आइडियली अगर यहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल वेव नहीं होता तो दोनों ही लाइट इक्वल टाइम में यहाँ रिटर्न होकर के आती। बट वेन एवर सच एनर्जेटिक प्रोसेसेस विल हैपन इन द यूनिवर्स, देयर विल बी इंटरफेरेंस, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटरफेरोमीटर, एंड द लाइट्स विल टेक डिफरेंट टाइम टू रिटर्न at the origin point, and that is how, because of the interference of these interference of gravitational wave with these two lights, the time will be different, and that will be the proof of gravitational wave.
इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा लीगो इंडिया, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे ये दोनों ऑब्जर्वेटरी भी काम करते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आदित्य L1 लॉन्च। So this topic is important from our syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। आदित्य L1 से रिलेटेड 3-4 आर्टिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसरो ने एक कामयाबी पाई पिछले ही महीने 23 अगस्त को, चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कराया मून के साउथ पोल पे। अब देखिए इसरो एक दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन पे है और वो है सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। सन को ऑब्जर्व करेंगे हम, सन में क्या क्या वायलेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके फोटोस्फेयर को ऑब्जर्व करेंगे। इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 मिशन। इस आदित्य L1 मिशन में आदित्य नाम तो सन के कारण आया है क्योंकि हिंदी में सन को हम लोग आदित्य कहते हैं, जबकि L1 नाम जो आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम ए स्पेशल पॉइंट जिसका नाम है लैग्रेंज पॉइंट। L1 लैग्रेंज पॉइंट। देखिए लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल वेव एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है। इस कारण से अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए लैग्रेंज पॉइंट 1 पे, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल वेव उसको इधर खींचेगा, सन का ग्रेविटेशनल वेव इसको इधर खींचेगा, जिस कारण से दोनों फोर्सेज एक दूसरे को काउंटर आउट कर देंगे एंड दैट इज हाउ द ओवरऑल फोर्स विल बी जीरो। और इस कारण से यहाँ पे किसी भी प्रोब को पुट करने में फ्यूल रिक्वायरमेंट मिनिमम होगी। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैग्रेंज पॉइंट। ऐसे और 4 लैग्रेंज पॉइंट हैं, लैग्रेंज पॉइंट 2, 3, 4, 5, अलग अलग एंगल्स पे कुछ ऐसा होगा कि फोर्सेस कम लगेंगे, बट दिस इज द बेस्ट वन, लैग्रेंज पॉइंट 1। और आदित्य को यहीं रखा जाएगा, इस पॉइंट पे पुट किया जाएगा। इसको यहाँ पे रखने के लिए आज एक मिशन लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 को लॉन्च किया गया विथ हेल्प ऑफ PSLV फ्रॉम श्रीहरिकोटा। It will be put at the Lagrange point 1 and from there it will keep on observing the sun and will give us information about different processes happening on the surface of the sun. So देखिए the spacecraft which will be launched on PSLV rocket will carry 7 payloads to observe the photosphere, chromosphere and outermost layer of the sun. Outermost layer of the sun is known as corona using electromagnetic and particle and magnetic field detectors. तो ये जो आदित्य L1 पॉइंट है ये हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर पे है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है एंड प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2023-24। तो GDP ग्रोथ रेट हमारा अच्छा रहा है 7.8%। इसी कारण से हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये सीधा सीधा मेंस में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा या पीटी में भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि बताइए फिस्कल ईयर 23-24 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से लेकर के जून महीनों तक का जो 3 महीना था पहला क्वार्टर, उसका ग्रोथ रेट कितना था, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। बट ये सब मैं इसलिए कवर कर देता हूं कभी कभार ताकि आपको थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के करंट कंडीशन के बारे में पता रहे। आंसर लिखते वक्त ये सब डेटा कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा कभी भी रटा नहीं जाता है, डेटा जब आप फील करते हैं तो आपके अंदर वो इम्बाइब हो जाता है। तो समझिए फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट का डेटा आया है, हमारे देश के अंदर एजेंसी NSO रिलीज करती है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो NSO ने रिलीज किया है डेटा GDP से रिलेटेड और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23-24 जो खत्म हो चुका है अप्रैल मई जून 3 महीनों का, उसमें ग्रोथ रेट था हमारा 7.8% विच इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट हम लोग चाहते हैं कि 8% के आसपास रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सी अदर मेजर इकोनॉमी जैसे जर्मनी हैज श्रंक रादर देन ग्रोइंग, UK, साउथ कोरिया, स्पेन, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना सेकंड बेस्ट आफ्टर इंडिया and China grew at a rate of 6.3%, while India has registered a growth of 7.8%. So India has emerged as the fastest growing major economy. और अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये हमारा फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है, लेकिन क्यों है अब थोड़ा और अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। आप क्वार्टर 1 का ग्रोथ देखिए 2022-23 का यानी कि पिछले साल का, वो भी काफी अच्छा था 13%।
और 2021-22 का वो तो काफी अच्छा था, 21.6%। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पिछले वाला जो साल था वो था पैंडेमिक ईयर, और पैंडेमिक का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ द फिजिकल ईयर 2020-21। वही था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। आपको याद होगा 25-26 मार्च के आसपास लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो पहले क्वार्टर पे खूब सबसे ज्यादा असर पड़ा हमारे इकोनॉमी के ऊपर। तो जो फर्स्ट क्वार्टर था 2020-21 का, वहां पे ग्रोथ रेट था -23.9%। तो वहां पे इतना कम प्रोडक्शन हुआ कि उसके तुलना में जब पहले क्वार्टर में -23.9 चले गए नीचे, तो फिर अगले क्वार्टर में बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि हर क्वार्टर को आप उसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, राइट? फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ एवरी क्वार्टर यू कंपेयर इट विद द सेम क्वार्टर प्रोडक्शन ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर। ये सब हम बेसिक क्लास में देखते हैं। तो देखिए 2020-21 में जब -23.9%, तो बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट क्वार्टर वन में इट हैड टू बी 21.6। फिर भी जब आप 100 से 23.9% नीचे चले गए, मतलब टेक्निकली आप 100 से 74 आ गए, तो फिर 21% आप ग्रो भी करेंगे तब भी कितना होंगे? 94 95 के आसपास होंगे। तो इट इज बेस इफेक्ट बेसिकली दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और क्यों? क्योंकि 2020 में हम बहुत नीचे चले गए थे, अब थोड़ा सा भी रिकवर कर रहे हैं। तो हर साल अब देखिए क्वार्टर वन में अगेन द ग्रोथ रेट वाज गुड इन fiscal year 2022-23, and again 23-24 में भी the growth rate is quite good. The reason is base effect. The next article is about NCERT getting deemed to be university status. This topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view. सबसे पहले NCERT के बारे में जरा समझते हैं। NCERT as an institution या organization was established in 1961 under Societies Registration Act of 1860. एनसीईआरटी क्या क्या रोल प्ले करती है? देखिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स को एजुकेशन रिलेटेड मामलों पे वो एडवाइस देती है कि कैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। उसके अलावा अलग अलग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाती है, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को इंडिया में आने का मौका देती है, इंडिया से बच्चों को विदेशों में स्कूल लेवल पर पढ़ने जाने को का मौका दिलाती है, रिसर्च प्रमोट कराती है इन द स्कूल एजुकेशन। उसके अलावा अलग अलग टेक्स्ट बुक पब्लिश करती है, वो तो आप जानते ही हैं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। 3 साल से 8 साल के उम्र के बच्चे, जिसको हम लोग कह रहे हैं अमृत जनरेशन, क्योंकि अभी वाला जो टाइम चल रहा है 2047 तक, ये जो 25 साल है 2022 से लेकर के 2047 तक का, इसको हम लोग कह रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के हमारे 100 साल पूरे होंगे 2022 से 2027 तक। इस एज में जो बच्चे हैं उनको कहा जा रहा है अमृत जनरेशन। तो अमृत जनरेशन के बच्चे यानी कि 3 साल से 8 साल के बच्चों को प्लेफुल तरीके से सिखाया जाए, उसके लिए अलग अलग तरह की इंटरेस्टिंग किताबें, इस तरह की, उसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स कार्टून्स बने हुए हैं, इस तरह की इंटरेस्टिंग किताबें लेकर के आया है एनसीईआरटी, जिसको नाम दिया गया है जादुई पिटारा। जादुई पिटारा, प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 8 ईयर्स, डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, अमृत जनरेशन के बच्चों के लिए। तो ये है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी से रिलेटेड न्यूज क्या है वो देखिए। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जो टेक्निकली तो यूनिवर्सिटीज नहीं है, इन जनरल टेक्निकली तो यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देती है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि उनको एक यूनिवर्सिटी को मिलने वाली सारी ऑटोनॉमी वो एंजॉय कर पाए। तो एनसीईआरटी को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशंस को दिया जाता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, एंड they are technically not universities but they are given all the facilities and autonomy of a यूनिवर्सिटी। हमारे देश के अंदर लगभग 130 इस तरह के डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो टैग है वो देती है भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी, अंडर ग्रेजुएट यूजीसी जो है वो अंडर ग्रेजुएट ग्रांट कमीशन के लिए है। तो यूजीसी रेकमेंड करती है भारत सरकार को, और भारत सरकार फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का फिर स्टेटस देती है।
तो हमारे देश के अंदर इस तरह के 130 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे देश का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट वाज गिवन डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस इन 1958, while तमिलनाडु as a state has highest number of deemed universities, that is 28। अगर बात की जाए इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज की, तो तीन तरह की यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज, दे आर आइदर established बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और established बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये हो गए पब्लिक सरकारी यूनिवर्सिटीज, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड ऑल। फिर होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे आर established बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट सपोर्टेड बाय डिफरेंट अदर बॉडीज एंड सोसाइटीज। ये होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक कानून बनाना होगा, लेकिन वो स्टेट लेजिस्लेचर्स अलग अलग स्टेट के कानून से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनते हैं। और तीसरे होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिससे रिलेटेड ये न्यूज है, डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ यूजीसी। दे एंजॉय ऑटोनॉमी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन। यही टैग मिला है अभी एनसीईआरटी को। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कोक बोरोक एसोसिएटेड विद त्रिपुरा and mixed heritage site, akela mixed heritage site in India is Kanchenjunga National Park. That's all from our side for today. Thanks for watching.